ब्रेक के बाद स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले लेते हैं। पलवल से भगत सिंह तेवतिया एवं संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत सिंह, जानना चाहेंगे क्या कुछ गहमा गहमी है वहां पर, चुनाव प्रचार का भी हाल जानेंगे और कोशिश ये भी कीजिएगा बताने की कि कौन कहां पर खड़ा नजर आ रहा है इस वक्त इस चुनावी मैदान में। देखिए महेंद्र सिंह जी, जो ये चुनावी समर चल रहा है, इसमें अगर हम बात करें तो फिलहाल जो स्थिति वहां पर पलवल के अंदर हम देखें तो भाजपा, इनेलो और कांग्रेस तीनों प्रत्याशी पूरी तरह से अपने अपने जो उनका वोट बैंक है उसमें को काबू करने में जुटे हुए हैं। जो निर्णायक वोट फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर माना जा रहा है, वो मुस्लिम और जाट मतदाता जो कि सबसे ज्यादा 2.5 लाख के करीब जाट मतदाता है, वो निर्णायक भूमिका अदा करेगा। लेकिन दोनों मतदाता जो जाति के वोट हैं वो अभी ये पूरी तरह से निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि वो, क्योंकि उनका कोई अपना प्रत्याशी आप जो पूरी तरह से एक तरह से ये जातिवाद का जो दौर चल रहा है उस पर ये जो केंद्रित होकर रह गया चुनाव। और ये दोनों जो समुदाय के मतदाता हैं वो निर्भर करेंगे कि जिसकी तरफ इन दोनों का झुकाव होगा वही प्रत्याशी जीत की स्थिति होगा। जी, तो वो यहाँ पर जीत की स्थिति में होगा। जानना ये भी चाहेंगे भगत सिंह, किस उम्मीदवार के पक्ष में कौन सी चीज जा रही है और कौन सी चीज किस उम्मीदवार के पक्ष में गलत जा रही है, नेगेटिव असर छोड़ रही है? जहाँ तक जो अपने लगातार 2 बार यहाँ से सांसद अभी लगातार बने हैं, अवतार सिंह भड़ाना जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको जो अपने पिछले कार्यकाल है उनमें जनता के बीच जो उनकी कमियां रही हैं उनका जो हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा भी कल उनके पक्ष में रोड शो किया गया, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री के सामने उनका विरोध किया गया और जगह जगह चाहे होटल के अंदर हो, पलवल के अंदर हो, जिस तरह का विरोध जनता में उनके प्रति जो उनके कोई बड़ी योजना न पलवल में स्थापित न कर पाना और दूसरे जो उनके विकास कार्यों को वो आरोप लगाते रहे स्वयं सांसद अवतार सिंह भड़ाना, बार बार वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र उन्होंने लिखे कि भाई उनके जो विकास कार्य हैं प्रशासन अनदेखी करता रहा है, उसका खामियाजा भी उनको उठाना पड़ रहा है। जहाँ तक बात करें इनेलो प्रत्याशी की, हालांकि इनेलो प्रत्याशी को शुरुआत के दौर में बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा था, लेकिन जो अब दौर चल रहा है लगातार जो इनेलो के बड़े प्रचार नेता हैं उनके दौरे हो रहे हैं, उनसे जो पुराना वोट बैंक जो इनेलो को माना जाता है वो उनकी तरफ झुकने लगा है और वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी को जो पूरे देश के अंदर एक लहर जो नाम दिया जा रहा है उस लहर का फायदा भी उन्हें मिलता दिखाई दे रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भगत सिंह तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है और निश्चित तौर पर इसके आधार पर ही आगे फैसला होना है। डॉक्टर आरसी गोयल जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे कृष्णपाल गुर्जर की नैया पार हो जाएगी या फिर यहां पर नैया डूब जाएगी अवतार सिंह भड़ाना की? क्योंकि एक के बाद एक विरोध के स्वर भीतर से भी उठ रहे हैं, जनता के बीच जब वो जा रहे हैं तो कई जगहों पर उनका विरोध हुआ है, मुख्यमंत्री के सामने भी बताया जा रहा है उनका विरोध हुआ है। यहां पर लग रहा है कि पिछड़ रहे हैं अवतार सिंह भड़ाना। देखिए, बात यह है कि यूपीए 2 की जो असफलता है उसका भी आक्रोश है जी। और लोगों को एक जगह मिली है, अल्टरनेट जगह मिली है कि यूपीए 2 के छोड़ के हम कहाँ जाएं। ये नहीं है कि मोदी बहुत बढ़िया आदमी है और इसलिए लोग जाते हैं। जैसे जनता पार्टी पावर में आई थी, कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश था तो जनता पार्टी को वोट मिली थी। तो मुझे ये लगता है कि ये आक्रोश है यूपीए 2 की असफलता का और एक अल्टरनेट बीजेपी सामने आती है, तो इसलिए बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। और ये जो कंस्टिट्यूंसी है इसमें 50% जो अर्बन वोटर हैं, 50% जो है रूरल वोटर हैं। तो जातीय समीकरण, जनरली जातीय जो समीकरण है वो देहात में बनता है, अर्बन वोटर पर नहीं बनता। तो यहाँ पर दिल्ली का भी इफेक्ट पड़ेगा, गुड़गांव का भी प्रभाव पड़ेगा। तो अर्बन वोटर का जो मेजर चुंक है वो भाजपा पे जाएगा और जो गांव का है वो जातीय समीकरण पर जाएगा। लेकिन जातीय समीकरण भी यहाँ बीजेपी के फेवर में लगता है। 1,75,000 गुर्जर की, क्योंकि उसके खिलाफ आक्रोश है, तो ये गुर्जर की वोट 80% 90% मुझे लगता है कि कृष्णपाल गुर्जर को मिलेंगी। और जाट का जो मतदाता है ये 3 भागों में बढ़ जाएगा, ज़्यादा इनेलो के पास जाएगा। पुरुषोत्तम डागर आपके भी जाट समुदाय से हैं, कुछ ये भी लेके जाएंगे और हुड्डा साहब भी जो है जाट समुदाय से लगते हैं, तो कुछ लोग कांग्रेस पे भी चले जाएंगे।
इसके बाद ये पार्टी जो है अपनी बीजेपी की ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी की जानी जाती है। अब इनको लगता है कि राज आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया वेश जो है ये बीजेपी से अलग जाएंगे। इनका वोट बैंक इन ब्लॉक बीजेपी को ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर कुल मिला के समीकरण ये बनता है कि बीजेपी का कैंडिडेट भारी मतों से जीतेगा। जी, यहाँ पर आपकी तरफ से पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। अरुण जौहर जी, आपके पास आना चाहेंगे। भगत सिंह ने जिक्र किया था कि ना तो जाट उम्मीदवार यहाँ पर उतारा गया बड़ी पार्टियों की तरफ से जो मुकाबले में मानी जा रही है, ना ही मुस्लिम उम्मीदवार हैं। 1 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं और 2.5 लाख यहाँ पर जाट वोटर हैं। किस तरफ झुकाव होता हुआ दिखाई दे रहा है या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ये तिगांव इलाके में, हथीन में मुस्लिम वोटर हैं। जी जी। लेकिन हम एक बात को नाम भूलें कि फरीदाबाद जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है जी। और मैं समझता हूँ हर इलेक्शन में, हर जगह, हर क्षेत्र में उद्योगपतियों का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है चुनाव में। जी, आज उद्योगपतियों को लग रहा है कि कांग्रेस का तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा सेंटर में इस बार, और बीजेपी की सरकार बनने की या एनडीए की सरकार बनने की पूरी संभावना है। तो उद्योगपति अपना हर ढंग से लाभ देखता है, तो उनको भी हम बहुत महत्व उनको देना चाहिए। और उनका अपना एक इफेक्ट होता है, चाहे लेबर के ऊपर हो, चाहे उनका अपना सोशल सर्कल में उनका इफेक्ट हो। हम इस बात को भी दृष्टिगत रखें और मैं समझता हूँ ये सारी बातें आज के दिन कृष्णपाल गुर्जर जी की फेवर में जाती हैं। जी, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले लेते हैं। मनोज एवं संवाददाता फरीदाबाद एनआईटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है, क्या कुछ हलचल है, किस उम्मीदवार के पक्ष में कौन सी बात जा रही है और कौन सी उसके खिलाफ जा रही है? देखिए महेंद्र, अगर हम फरीदाबाद लोकसभा की बात करें तो यहाँ सभी जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस को ले लें, बीजेपी को लें, इनेलो को लें, इन्होंने अपने अपने दिग्गज उतारे हैं मैदान में। और जो कहें कि पूरे देश में मोदी लहर चल रही है, इसको लेकर के यहाँ पहले विधायक रहे कृष्णपाल गुर्जर को बीजेपी ने एक सांसद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। केवल बीजेपी की लहर को देखते हुए उतारा है, जबकि इससे पुराने जो सांसद थे, जो पूर्व सांसद थे रामचंद्र बेदा, जाट नेता थे, उनको नहीं टिकट ना देकर के कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दी है। और लोकसभा में अगर हम जाटों की अगर बात करें तो जाट लगभग 2.5 लाख से ज्यादा जाट हैं। और मुसलमानों की बात करें तो अब किसी पार्टी ने किसी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। और जिससे जाटों में थोड़ा रोष तो है, रोष देखने को मिल रहा है। जिसका रोष का अगर फायदा मिलेगा तो इनेलो कैंडिडेट हैं जो आर.के. आनंद, इनको मिल सकता है। जो जाट, जिसे जाटों का जो प्लस जाएगा तो शायद आर.के. आनंद को जाटों की वोट मिल सकती है। और पंजाबी समुदाय की बात भी करें तो आर.के. आनंद पंजाबी समुदाय से आते हैं, इसलिए पंजाबी समुदाय के लोग भी आर.के. आनंद को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम कहें कि दोनों में कांटे की टक्कर है, तो ये गलत नहीं होगा। जी मनोज, थोड़ा सा बीएसपी के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में बता दीजिए। क्या अपनी मौजूदगी दर्ज करवा पाएंगे ये पार्टियां, इनके उम्मीदवार? बीएसपी से जो कैंडिडेट उतारा है बहुजन पार्टी ने, जो राजेंद्र शर्मा हैं, उनकी अगर बात करें तो राजेंद्र शर्मा यहाँ के लोकल उम्मीदवार नहीं है, वो भी बाहर के उम्मीदवार हैं। इसलिए उनको भी लोग कम चाहेंगे, कम वोट मिलेगी। यदि वो लोकल होते तो शायद उनको कुछ वोट मिल पाती। दलितों की अगर बात करें, वोटों के 2.5 लाख वोट हैं, बावजूद इसके आर.के. शर्मा को इतनी समर्थन नहीं मिल पाएगा। इनको केवल यही रहेगा कि ये क्या नाम है, बाहर के कैंडिडेट हैं, यही उनको जी ये उनके पक्ष में नहीं जाती दिखाई दे रही। दूसरा पुरुषोत्तम डागर की अगर हम बात करें तो पुरुषोत्तम डागर पिछले अन्ना के आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने उनको टिकट दी है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई इतना खास वजूद नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की सत्ता देख चुके हैं लोग यहाँ के। केजरीवाल ने कुछ हुआ उसका नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है और यहाँ पर भी सीधे सीधे टक्कर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी का जिक्र होता है, कांग्रेस का जिक्र होता है, INLD का जिक्र यहाँ पर हो जाता है। संजीव पांडे जी, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके से देखा जाए
इन्हीं समीकरणों में उलझकर ये जो हम लोग जात पात का जिक्र कर रहे हैं कि 2.5 लाख जाट हैं, फिर 175 गुर्जर हैं और फिर पंजाबी समुदाय हैं, इन्हीं समीकरणों के हिसाब से वोटिंग होनी है या फिर इससे इतर? क्योंकि फरीदाबाद में अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, अलग से मुद्दे बहुत सारे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर लोगों को सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीजें चाहिए, उसके लिए भी वो पुकार लगा रहे हैं। क्या ये मुद्दे नहीं बनेंगे क्या इस बार? देखिए, 2014 का जो पार्लियामेंट का चुनाव है, ये कुछ पुराने जो स्थापित मानदंड है उसको तोड़ेंगे, ये आप मान के चलिए। जाति एक सच है समाज की, इससे आप इनकार नहीं कर सकते जी। जाति के हिसाब से आप सभी एनालिसिस भी कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते जी। लेकिन देश के वो राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार जहाँ पे जाति एक बहुत कड़वी सच्चाई है और जहाँ पे बात ही की जाती है कि वोट और बेटी जात को, वहाँ पे भी इस बार जातीय समीकरण टूटते हुए नजर आ रहे हैं और विकास कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि जो चुनाव हरियाणा के अंदर हो रहे हैं और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो हो रहे हैं वो पूरी तरह से जातीय गणित के ही आधार पे होंगे। कहीं न कहीं विकास एक एजेंडा जरूर है और उस एजेंडे में चाहे हम नहीं कहते कि तमाम एक जाति के तमाम लोग उस एजेंडे पे आएंगे, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत विकास के एजेंडे पे आएगा, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक ही जाति के आप सारे लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी नहीं बना सकते जी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने भिवानी सीट किसी जाट को दे दी है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक सीट किसी जाट को दे दी है जी, तो फिर सोनीपत, फरीदा, अब एक ही जाति को देखिए, जातीय संतुलन तो हर राजनीतिक दल बनाने की कोशिश करता है। अब उसमें अगर हरियाणा प्रदेश में गुजरों की अच्छी आबादी है या सैनिक की अच्छी आबादी है या ब्राह्मणों की अच्छी आबादी है, पंजाबी अच्छे हैं, तो वो सामाजिक संतुलन और जातीय संतुलन उनको बना के चलना होता है। तो आप ये सच्चाई मान के चलिए कि जो कृष्णपाल गुर्जर को अगर कैंडिडेट बनाया गया होगा तो कहीं ना कहीं उन्होंने जातीय समीकरण को वहाँ पे ध्यान में रखा होगा। और आप इस चीज़ को मान के चलिए कि जाति एक आधार जरूर मतदान पे बनेगा, लेकिन ये पहले की तरह कि आप सोचिए कि 100% एक जाति आधार पे वोट होगा, इस लोकसभा चुनाव में नहीं होने जा रहा है। जाति के बंधन टूटेंगे, जाति के बंधन। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी किस जाति के हैं, नरेंद्र मोदी जिस जाति के हैं उस जाति का 1% वोट पूरे देश में, क्या आधा प्रतिशत वोट भी नहीं होगा पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी को, लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदी पट्टी में और एक बहुत बड़े क्षेत्र में लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जाति तो बंधन टूट रहा है ना। आपको नरेंद्र मोदी जाए तो बेहतर है, बहुत नुकसान। हमें नहीं कहते कि पूरी तरह से टूटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बदलाव की स्थिति इस बार नजर आएगी कि तमाम जाति बंधन को तोड़ते हुए लोग विकास को भी, आप देखिए नरेंद्र मोदी ने अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, भाजपा के जितने भी वो कट्टर एजेंडा थे उसको वो छोड़ के एक विकास के एजेंडा पे डिस्कस कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सांप्रदायिक एजेंडे पे चली गई है, कांग्रेस बुखारी के पास जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी उस एजेंडे से बचने की कोशिश कर रही है जिस एजेंडे के कारण उनको नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को घोषणा पत्र भी इसी वजह से लेटर, तो कहीं ना कहीं चुनाव को डेवलपमेंट के प्रोसेस में ले जाके ये जो तमाम जो पुराने मानदंड है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कितना टूटेगा तो टाइम बताएगा, लेकिन चुनाव में कुछ ना कुछ इस बार आपको बदलाव नजर आएगा। जी अजय शुक्ल जी, आपके पास आना चाहेंगे, अब तक जो चर्चा हुई उस पर भी टिप्पणी कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक बात और जोड़ना चाहेंगे, हथीन से जलेब खां हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कांग्रेस के ही कहा जा सकता है क्योंकि समर्थन कांग्रेस को है। आईएनएलडी के जगदीश नायर हैं, होडल से वो विधायक हैं। सुभाष चौधरी आईएनएलडी के पलवल से हैं। पृथला से रघुवीर सिंह है, कांग्रेस के हैं। फरीदाबाद एनआईटी से शिवचरण लाल शर्मा इंडिपेंडेंट है लेकिन कांग्रेस के ही कहा जा सकता है हाल फिलहाल। बड़खल से महेंद्र प्रताप सिंह है, कांग्रेस के हैं। बल्लभगढ़ से शारदा राठौर हैं, कांग्रेस की हैं। फरीदाबाद से आनंद कौशिक हैं, कांग्रेस के हैं। और तिगांव से सिर्फ एक विधायक है बीजेपी का, कृष्णपाल गुर्जर। इन आंकड़ों को देखते हुए क्या नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस को फायदा हो सकता है? नहीं, देखिए आप यदि इस पे जाते हैं तो आप ये देखिए 2009 में ही हरियाणा में 2 इलेक्शन हुए थे, एक तो लोकसभा और एक विधानसभा। लोकसभा के इलेक्शन में जो टोटल परसेंटेज आई, सीट्स आई, उसका एक अंतर अलग था और 2009 में जो हुआ वो अलग था। तो आप इस तरह से तुलना करना मुझे लगता है बहुत अच्छा नहीं रहेगा कि कांग्रेस ने वहां पर 4 सीटें पाई थी, 2 सीटें क्या कहते हैं निर्दलीय ने पाई थी, मतलब टोटल 6 इनकी हो गई थी, 2 इनेलो ने पाई थी। तो इस तरह से करके ये यदि आप न्यू जोड़ेंगे तो इस तरह से इसको नहीं, चूंकि ये लोकसभा चुनाव है और आज मोदी की स्थिति ये है कि जैसा पांडे जी ने बताया कि मोदी की स्वीकार्यता न जाति के कारण है न धर्म के कारण है। मोदी आज एक निश्चित रूप से एक हवा है और ऐसे हवा का रूप है। एक थोड़ा सा अलग फैक्टर रख रहा था मैं, अलग फैक्ट है ये। डॉक्टर आरसी गोयल जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्या विधायक अपने अपने इलाके से अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करें तो क्या यहाँ पर कांग्रेस को फायदा नहीं होता दिखाई दे रहा अगर विधायकों का वोट बैंक बना हुआ रहे तो?
देखिए, विधायक के एक सपोर्टर होते हैं, एक वोटर होते हैं। जी जी। विधायक अपने सपोर्टर पे इन्फ्लुएंस डालता है, वोटर पे इन्फ्लुएंस नहीं डालता है। आप कहीं कभी भी देख लीजिए जी, पीछे अपने हिसार में इलेक्शन हुआ था, चौधरी वीरेंद्र सिंह वहाँ से उचाना से जो है एमएलए थे, लेकिन वहाँ पर इनेलो की 30,000 से लीड हुई थी। तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि वोटर अपने मर्जी से वोट देते हैं, कैंडिडेट के कहने से नहीं देते। हाँ, सपोर्टर उसके साथ जरूर लगते हैं। जी नहीं, इस बार खबर कांग्रेस की तरफ से है कि हाईकमान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर जिस भी इलाके से, विधायक के इलाके से खासकर आ गया, कहीं से कम आंकड़ा आया तो बख्शा नहीं जाएगा। ये सवाल था। ब्रेक के बाद लौटेंगे, इसी पर लौटेंगे, चर्चा जारी रहेगी।